नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज से जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूर्णतः सिलेबस के आधार पर शॉर्ट क्लासेस जो है मैं आपको करूंगा, स्मार्ट क्लासेस जिसको आप कह सकते हो कि मैं तैयार कराऊंगा, जिसकी टाइम पीरियड्स बहुत कम होंगे, 3-4 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कोर्स आ जाए, उसको अपन कहते हैं स्मार्ट क्लासेस। वही स्मार्ट क्लासेस जो है मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों। तो स्मार्ट क्लासेस आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है। देखिएगा, स्मार्ट क्लासेस के अंदर आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। स्मार्ट क्लासेस में आज अपन जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं दोस्तों, आज जिसके ऊपर अपन बात करेंगे उसका नाम है अधिगम के नवाचार। 2-3 क्लास के अंतर्गत हम अधिगम के नवाचार को पूरा का पूरा पढ़ लेंगे कि अधिगम के कौन कौन से नवाचार दिए हुए हैं। अधिगम के नवाचार जो दे रखे हैं आपके शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत, सबसे पहले हम उस अधिगम के नवाचार की बात करेंगे कि नवाचार अधिगम की क्या है। आज जिसके ऊपर बात करने वाला हूं, बहुत सारे बच्चे मुझे कह भी रहे थे कि सर ये बहुत टफ है, SIQE का कंसेप्ट कभी क्लियर हुआ ही नहीं कि ये SIQE जो कंसेप्ट दे रखा है इसका अर्थ क्या होता है। कि बहुत बार बच्चे बोलते हैं ये स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो है वो क्या है, इसके ऊपर एक बार अपन चर्चाएं करते हैं। दोस्तों, SIQE क्या है? सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक, भाई कौन सी कक्षा तक, ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, उनके शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए, उनके ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, उनकी उपस्थिति संख्या बढ़ाने के लिए, उनको नवाचारों से रूबरू करवाने के लिए, शिक्षण अधिगम में सुधार करने के लिए, कौशलों का विकास करने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 2-3 कार्यक्रमों को मिलाकर के एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 3-4 क्रियाकलापों को मिलाकर के एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसका नाम था SIQE। क्लियर? कौन सी कक्षा तक चलेगा? पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम होता है जिसका मेन उद्देश्य क्या क्या है? इन बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना, शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाना, कौशलों का विकास करना, ड्रॉप आउट को कम करना, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना, व्यापक शिक्षा देना, है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन करना, बालकों को परीक्षा के भय से मुक्त करना, सृजनात्मकता का विकास करना, करके सीखने वाली विधियों के ऊपर बल देना, है ना, प्रधानाध्यापक और अध्यापकों को एक सहयोगी संस्थाओं के रूप में जोड़ना। ऐसे इनके बहुत सारे छोटे छोटे उद्देश्य थे। ये मैं बोल रहा हूं, ये याद रखिएगा। इन उद्देश्यों से मिलाकर के इन्होंने किसका निर्माण किया गया था दोस्तों? इस उद्देश्यों के द्वारा इन्होंने निर्माण किया था SIQE का। भाई किसका निर्माण किया था दोस्तों? SIQE का। हैंड राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपको सुनना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE का पूरा नाम क्या है? हाल ही के अंदर एक परीक्षा के अंतर्गत यह प्रश्न पूछ लिया है। SIQE का पूरा नाम क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। बात करें कि यह प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 2015-16 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजस्थान में 2015-16 के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCEB संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था। जब CCE संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था उसी वक्त SIQE कार्यक्रम शुरू किया गया था और SIQE कार्यक्रम के अंदर ही CCE को ऐड कर लिया गया था। इसीलिए यहां पे सन आया था 2015-16। तो SIQE भी कब प्रारंभ किया गया था? 2015-16 में प्रारंभ किया गया था और 2015-16 में संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत CCE कार्यक्रम भी लागू हो गया था। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। मैं आपको बता चुका हूं कि कक्षा 1 से 5 तक की गुणवत्तापूर्ण, कक्षा 1 से 5 तक का गुणवत्तापूर्ण सुधार कर शैक्षिक उन्नयन करना, उनकी शैक्षिक प्रगति को बढ़ाना ही इनका क्या था दोस्तों? मेन उद्देश्य था SIQE का। तो SIQE प्रारंभ कब हुआ था? 2015-16 के अंदर। बात करते हैं SIQE के अंदर कौन कौन सी संस्थाओं को जोड़ा गया था दोस्तों। सबसे पहले तो याद रखिएगा SIQE के समन्वित कार्यक्रम जो है उसमें
3 संस्थाओं को ऐड किया गया था, 3 कार्यक्रमों को उसके अंदर ऐड किया गया था दोस्तों। पहला कार्यक्रम था जिसका नाम था बाल केंद्रित शिक्षा, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं सीसीपी, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। सीसीपी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यहां अपन क्या कहेंगे, बाल केंद्रित शिक्षण, है ना। यानी कि इनके SIQ कार्यक्रम के अंतर्गत उन सभी गतिविधियों को रोका गया जो शिक्षक केंद्रित थी, उस गतिविधियों को सुचारू किया गया जो बाल केंद्रित हैं, जो बच्चों को पढ़ने के ऊपर जोर देती है, जो बच्चों को समझने पर जोर देती है, जो बच्चों की गतिविधि पर आधारित है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को मुख्य माना गया है, विद्यालय केंद्रित शिक्षक केंद्रित शिक्षा को समाप्त किया गया। एक कार्यक्रम यह था। दूसरा इसके अंदर ऐड किया गया था गतिविधि आधारित शिक्षण दोस्तों, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि के आधार पर ABL, गतिविधि आधारित शिक्षण, कि बालकों को गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएंगे, ये इसके अंदर ऐड किया गया था। गतिविधि आधारित का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत एक कमरा ऐसा तैयार किया जाएगा जो गतिविधि पर आधारित हो, जिसमें नक्शे बने हुए होंगे, प्रत्येक बोर्ड के ऊपर 3-3 इंच की दूरी के ऊपर डॉट बने होंगे, जिसकी सहायता से बच्चे उसके ऊपर कुछ आकृति का निर्माण कर सकते हो, है ना। चार्ट लगे होंगे, पोस्टर्स लगे होंगे, विभिन्न लकड़ियों के छोटे छोटे उपकरण लिखे होंगे, गणनाओं के उपकरण लगे हुए होंगे। पूरी एक कक्षा ऐसे तैयार की जाएगी, जो अपना स्कूल शिक्षा परिषद भी उसमें मदद कर सकती है, SMC में यदि फंड बच जाए तो वो भी बना सकते हैं, या किसी का जन सहयोग लेके भी आप गतिविधि कक्षा का निर्माण विद्यालय के अंतर्गत कर सकते हो, कि प्रत्येक विद्यालय में एक गतिविधि कक्षा 1 से 5वीं तक के अंदर गतिविधि, है ना। वो बोर्ड के दीवारों के ऊपर अ से अनार लिखा दिया, ए से जेड लिखा दिया, नक्शे बना दिए, ऐसी गतिविधि आधारित एक कक्षा तैयार की जाएगी। तो दूसरा इनका कार्यक्रम था वो क्या था दोस्तों, ABL। पहले कार्यक्रम का नाम CCP, दूसरा का नाम ABL। तीसरे का नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, है ना, कंटिन्यूस एंड कॉन्फ्रेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें आपको कोई समझने की जरूरत नहीं कि CCE मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ा रखा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। SIQ के अंदर जो CCE चलता है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। तो यहां आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। अब आपको पूछ ले कि SIQE के अंतर्गत किन किन कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है, तो 3 कार्यक्रम बताने, CCP, ABL, CCE, इन तीनों का समाहित रूप से एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका क्या नाम था दोस्तों, SIQE। यहां पे सबसे बड़ी यह बात यह थी दोस्तों कि बालकों को जो शिक्षा दी जाएगी वो किसके आधार पर दी जाएगी, सीखने के प्रतिफल के नियमों के आधार पर, इसके अनुरूप शैक्षणिक स्तर का काम कराया जाएगा। सीखने के प्रतिफल के आधार पर ही गतिविधियां होगी, उसी के आधार पर शिक्षण होगा, जिसमें सभी बालकों के मानसिक स्तर का, उनके वातावरणीय स्तर का, उनके आर्थिक स्तर का, उनके सामाजिक स्तर का ध्यान रखा जाएगा। जो बच्चा सीख सकता है उसको वैसे सिखाया जाएगा, यह SIQ का उद्देश्य था। इसीलिए इन्होंने अपना जो ध्येय वाक्य रखा है वो क्या रखा है, सब बच्चे सीख सकते हैं, सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं सीख सकता। तरीका चेंज करना पड़ेगा, हर बच्चा सीख सकता है, हर टीचर हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। ये कि सब बच्चे पढ़ सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, ये इनका क्या था दोस्तों, मुख्य वाक्य था, ध्येय वाक्य था। किसका ध्येय वाक्य था, तो याद रखिएगा SIQE का क्या कहलाएगा, आपके ध्येय वाक्य। ये आपको इसके संदर्भ में याद होना चाहिए। चलिएगा मैं आगे चलना चाहूंगा, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस में ज्यादा टाइम आपका इसके अंदर खाऊंगा नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। SIQ की वर्तमान संस्थाएं कौन कौन सी है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा SIQE की वर्तमान संस्थाएं 4 कहलाती है जो इसके अंतर्गत काम कर रही है। कितनी संस्थाएं काम कर रही है दोस्तों, वर्तमान में जो संस्थाएं काम कर रही है वो कितनी संस्थाएं काम कर रही है, तो याद रखिएगा वर्तमान में इनकी 4 संस्थाएं हैं भाई। कौन कौन सी है 4 संस्थाएं, पहली संस्था जो है उसका नाम है निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान सरकार बीकानेर। प्रारंभिक शिक्षा का जो निदेशालय बीकानेर के अंदर बना हुआ है, एक उसकी यह संस्था काम करती है। दूसरी संस्था इसके अंतर्गत काम करती है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, है ना, जिसको अपन RSCERT के नाम से जानते हैं, उदयपुर, यह संस्थान उसके अंदर काम करती है। तीसरा संस्थान जो इसके अंतर्गत काम करता है उसका नाम है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार बीकानेर, ये आपको याद रखना है। और चौथी संस्था का नाम है आपके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, जिसको अपन RCSE के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 संस्थाएं वर्तमान में ऐसी हैं जो आपके SIQE के अंतर्गत क्या कर रही है दोस्तों, काम। वर्तमान में जब बनी थी वो संस्थाएं अलग थी, चलो वो ये बता देता हूं। जब बनी थी तब पूर्व में इनकी संस्थाएं कौन सी थी, जब 2015 के अंदर जब इसका निर्माण किया गया था तब इसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं थी। एक तो थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, अभी बात की है तो अभी भी है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर,
एक थी आपके बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर जो अभी नहीं है, SIERT उदयपुर जो अभी भी है, यूनिसेफ जो अभी नहीं है ना। तो ये 5 संस्थाएं जब 2015 में जब इसका निर्माण किया गया था तब ये 5 संस्थाएं इसके अंतर्गत काम करती थी, जो आपके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती थी, तीनों गतिविधियों को आगे लेकर के जा रही थी, SIQE को क्रियान्वित कर रही थी, उनके मॉनिटरिंग कर रही थी। कौन कौन सी? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर, SIERT उदयपुर और कौन सा हो जाएगा आपकी यूनिसेफ। ये 5 संस्थाएं, जबकि वर्तमान में आपको पूछ ले तो 4 संस्थाएं याद रखनी है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा और आपको कौन सा याद रखना है? RSERT। ये 4 संस्थाएं मिलकर के आपके इस तीनों कार्यक्रमों का संचालन करती है, ABL, CCE, CCP, है ना। इससे संबंधित मॉनिटरिंग करना, संभालना, संचालन करना, कंटेंट राइटिंग करना, सारा काम जो कर रही है 4 ही संस्थाएं मिलकर के कर रही है। कौन कौन सी संस्थाएं कौन कौन सा काम कर रही है इसको भी अपन आगे हल्का सा पढ़ेंगे। चलिएगा, अब बात करते हैं अपन आगे दोस्तों, SIQE के स्तंभ कौन कौन से हैं। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। SIQE के 4 स्तंभ प्रमुख माने गए हैं कि इन 4 खंभों पर SIQ पूरा का पूरा खड़ा है, इसके आधार पर ही वो SIQ अपना काम करता है। पहले का नाम है दोस्तों शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन, पेडागोजी के अंतर्गत चेंजेस। पहला काम क्या है दोस्तों? पेडागोजी के अंदर बदलाव किया इन्होंने। क्या किया? एक गतिविधि आधारित बाल शिक्षण के ऊपर इन्होंने बल दिया, बाल अधिगम के ऊपर बल दिया और सतत व्यापक मूल्यांकन को ऐड किया। पहला स्तंभ इनका यह था, जो तीनों गतिविधि अपन ने पढ़ी थी। तो पहला तो पेडागोजी के अंदर परिवर्तन किया। दूसरा क्षमता संवर्धन किया है इन्होंने। क्षमता संवर्धन की बात करें कौन कौन सा? संकुल दृष्टिकोण से शिक्षकों की सहायता। इन्होंने क्या किया था? जगह जगह पर एक संकुल विद्यालय की स्थापना कर ली थी, जिसके आधार पर क्या होता है कि 40-50 टीचरों को, है ना, ऐसे टीचर्स जो होते हैं जिनको कार्यशाला आयोजित कर दी जाती है और विषयवार उनको कार्यशाला के आधार पर कैसे बालकों की उन्नति करनी है, कैसे बालकों की प्रगति करनी है, कैसे बालकों को शिक्षण करवाना है, इन गतिविधि आधारित ट्रेनिंगों को दे सके दोस्तों, है ना। 20-25 स्कूलों को, इसमें 4 से 6 ग्राम पंचायतों को मिला करके, जिसमें 20-25 स्कूलें हो जाती है, उन 20-25 स्कूलों को मिला करके एक संकुल की स्थापना कर दी जाती है। और उस स्कूल के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि इनको कार्यशाला आयोजित की जाती है, जिसमें 40 से 50 टीचरों की लगभग संख्याएं होती है। ये होती है आपका क्षमता संवर्धन। एक आता है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब क्या हो गया? पूरे SIQE के तीनों कार्यक्रम चलते हैं, इनका नियोजन करना और इसको क्रियान्वय करना, मतलब उसको गतिविधि को तैयार करना और उसको परिणाम तक लेकर के जाना। इसके लिए प्रबंधन के लिए अलग अलग समितियां बनी हुई है। कौन सी समिति का कौन कौन सा भार है, जिसके ऊपर अभी अपन पढ़ेंगे। चौथा स्तंभ आता है दोस्तों संस्थागत विकास, यानी कि शैक्षणिक नेतृत्व के लिए तो बना हुआ है आपके RSERT और अकादमिक नेतृत्व के लिए बना हुआ है डाइट। ये दोनों आपके नेतृत्व का काम करती है, संस्थाओं का विकास करने के लिए, विद्यालयों का विकास करने लगी। शैक्षणिक नेतृत्व कौन करती है? RSERT जो उदयपुर में बनी हुई है, और अकादमिक नेतृत्व के लिए डाइट जो पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंतर्गत बनी हुई है। ये दोनों मिलकर के आपके क्या करती है दोस्तों? संस्थागत नियोजन का काम करती है, संस्थागत विकास का काम करती है। तो SIQE के कितने स्तंभ माने गए दोस्तों? SIQE के 4 स्तंभ माने गए दोस्तों। शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन, क्षमता संवर्धन, प्रबंधन और संस्थागत विकास। ये चारों चीजें आपको पता होना चाहिए। अब चलिएगा बात करते हैं SIQE की समितियां। मैंने अभी प्रबंधन की बात की थी, कौन कौन सी समिति है और कौन कौन सी समिति का क्या क्या कार्य है, बिल्कुल मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। 6 समितियां मुख्य हैं। अभी हाल ही के अंदर 2018 के अंतर्गत ऐड करके 2 समितियों को और जोड़ दिया गया था, तो एक समिति कम हो गई थी, तो टोटल 7 हो गई थी। अब देखिएगा, राज्य के शीर्ष निकाय के रूप में, शीर्ष निकाय का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़े निकाय के रूप में नीति निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है। शीर्ष निकाय, सबसे बड़ा निकाय जो आपके SIQE का, नीति निर्धारण का मतलब नियमों का निर्माण करना। नीति निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम आपको याद रखना है, परियोजना परिचालन समिति। नीति निर्धारण के लिए किस समिति का गठन किया गया है? परियोजना परिचालन समिति का गठन किया गया है, जिसको PSC के नाम से जाना जाता है, प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। SIQE की संचालन समितियों के अंतर्गत शीर्ष स्तर की समिति का नाम क्या है? हिंदी में याद रखना है, परियोजना परिचालन समिति, प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, है ना। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? इस कमेटी का अध्यक्ष होता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर का जो आयुक्त होगा, मुख्य आयुक्त जो होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा।
इसके सचिव और सदस्य कौन बनते हैं दोस्तों? तो सचिव और सदस्य बनते माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो निदेशक होगा वो तो इसका सचिव बनेगा, और इसके अन्य जो कर्मचारी होंगे वो इसके क्या बन जाएंगे दोस्तों? सदस्य बन जाएंगे। और इस पीएससी के अंतर्गत अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य होते हैं भाई। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल सदस्यों की संख्या याद रखनी है आपको, 10 संख्याएं टोटल संख्याएं होती है। किस सहित होती है? अध्यक्ष इसके अंदर इंक्लूड होता है दोस्तों। फिर आपको बात करना है दोस्तों इनका कार्य क्या होता है दोस्तों। इनका मेन कार्य क्या होता है? पहला काम इसका है योजना को क्रियान्वित करने के लिए सभी नीतिगत निर्णय लेना। ऐसे क्यू के अंदर 3 कार्यक्रम चलते हैं, तीनों कार्यक्रम को कैसे चलाना है उसके सभी बड़े निर्णय लेने का, उनकी नीतियां बनाने का जो काम करता है वो कौन सी संस्थान करती है? वो ये कमेटी करती है, आपके पीएससी प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। नीतिगत निर्माण का इनका प्रमुख कार्य होता है। फिर आपको बात करना है दोस्तों एमओयू संबंधी जितने भी काम होते हैं, एमओयू का मतलब होता है पार्टनरशिप। एमओयू से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, कौन सी संस्था इसके साथ में काम करी, बहुत सारी संस्थाएं इसके साथ में काम करी, किस संस्था का कितना भाग है, कौन लोग कितना इन्वेस्ट कर रहा है, क्या है, सब कुछ एमओयू संबंधी जितना भी काम होता है वो सारा का देखरेख करने का समिति का काम इनका ही होता है। ध्यान रखिएगा इस समिति के सभी सदस्यों की बैठक साल में प्रत्येक 3 महीने में एक बार होना अनिवार्य है भाई। 3 महीने में एक बार इनकी क्या ली जाएगी दोस्तों? बैठक ली जाएगी। कब ली जाएगी? प्रत्येक 3 माह में एक बार इनकी क्या ली जाएगी? बैठक ली जाएगी। कौन सी समिति की बात की है मैंने? पहली समिति जिसका नाम है परियोजना परिचालन समिति या प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। दूसरी आती है दोस्तों जिसका नाम है देखो नियंत्रित और क्रियान्वित करने के लिए एक, है ना, एक तो नीति निर्माण के लिए, अब इस चीज को क्रियान्वित करने के लिए, अप्लाइड करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था जिसका नाम था राज्य कार्यकारी समूह, स्टेट वर्किंग ग्रुप, है ना, SWG के नाम से इसको जाना जाता है। स्टेट वर्किंग ग्रुप नियमित क्रियान्वित करने के लिए, इसको अप्लाइड करने के लिए एक ग्रुप का निर्माण किया गया था जिसका नाम था राज्य कार्यकारी समूह। इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो अतिरिक्त आयुक्त होता है वो इसका अध्यक्ष होगा। और सदस्य और सचिव कौन बनेंगे दोस्तों? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो उपनिदेशक होगा वो इसका सचिव बनेंगे, और अन्य कर्मचारी इसके क्या बन सकते हैं? सदस्य बन सकते हैं। अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या यहां पे 8 होगी भाई। कितने सदस्यों की संख्या यहां होगी दोस्तों? तो याद रखिएगा अध्यक्ष सहित यहां पे जो सदस्यों की संख्या होती है उनकी संख्याएं कितनी होती है दोस्तों? तो आपको अध्यक्ष सहित संख्याएं इनको क्या रखनी है दोस्तों? याद रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है दोस्तों इनके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं भाई। SWG के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? परियोजना परिचालन समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का संचालन करना, यानी कि जो निर्णय आपके इस संस्थान ने लिया है, पीएससी प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी ने जो निर्णय लिया है उन निर्णयों को जमीनी स्तर पर अप्लाइड करना और उसको संचालन करने का जो काम करेगी वो कौन सी समिति करेगी दोस्तों? तो वो आपकी ये वाली समिति करेंगी दोस्तों जिसका क्या नाम है? आपके राज्य कार्यकारी समूह, या इसको अपन कहते हैं स्टेट वर्किंग ग्रुप। SWG का ये काम रहेगा, और SWG के समस्त सदस्यों को 2 माह में एक बार बैठक करनी अनिवार्य होगी, 2 माह में एक बार मीटिंग करनी जरूरी होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरी संस्था की बात कर रहे हैं। शैक्षिक और तकनीकी संबंधी निर्णय लेने के लिए इन्होंने एक और समूह का गठन किया था जिसका नाम था राज्य शैक्षिक समूह गठन, है ना, जिसको अंग्रेजी में अगर बात पूछे तो स्टेट एकेडमिक ग्रुप। भाई क्या नाम दिया था इन्होंने? स्टेट एकेडमिक ग्रुप, राज्य शैक्षिक समूह संगठन, स्टेट एकेडमिक ग्रुप। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों? RSCERT का जो निदेशक होता है वो इसका अध्यक्ष कहलाएगा। सचिव और सदस्य की बात करें दोस्तों तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो उपनिदेशक होगा वो इसका सचिव बनेगा, और अन्य जो लोग होंगे वो इसके सदस्य बनेंगे। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं भाई। टोटल सदस्य कितने होंगे इस कमेटी में? अध्यक्ष को जोड़ करके टोटल कितने होंगे? आपके 6 सदस्य होंगे। इनका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? शैक्षिक एवं तकनीकी आयामों का नेतृत्व करना। एजुकेशन से जुड़े हुए, टेक्निक से जुड़े हुए जितने भी नवाचार हैं, जितने भी आयाम है, उनको लाना, उनको अप्लाइड करना, उनको नियंत्रित करना, उनको क्रियान्वित करने का जो काम करती है वो कौन करती है? आपके स्टेट एकेडमिक ग्रुप बनता है, जो तीसरे नंबर पर इसको नियुक्त किया गया था। इनकी बैठक भी प्रत्येक 2 माह में एक बार होना जरूरी है। टोटल अपन ने कितनी समितियां पढ़ ली? अभी तक 3 समितियां पढ़ ली। टोटल समितियां कितनी पढ़ ली दोस्तों? 3 समितियां पढ़ ली। पहली समिति का क्या नाम है? परियोजना परिचालन समिति। इसका काम क्या है दोस्तों? नीतिगत निर्णय लेना या किसी भी नीतिगत चीजों का क्या करना दोस्तों? निर्माण करना। दूसरा पढ़ा था आपने राज्य कार्यकारी समूह, स्टेट वर्किंग ग्रुप। इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है आपके जो नीतिगत निर्णय परिचालन समिति ने लिए हैं उसको अप्लाइड करना।
तीसरी समिति पड़ी अपने शैक्षिक एवं तकनीकी संबंधी निर्णय लेने के लिए समिति बनी थी, जिसका नाम था राज्य शैक्षिक समूह संगठन या स्टेट एकेडमिक ग्रुप। इसका काम क्या है दोस्तों, तकनीकी और एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी नवाचार हैं, जितनी भी नई स्टेप है, उनको लेना, उनको क्रियान्वित करना, उनका नेतृत्व करना, है ना। इनकी बैठक 2 महीने में होगी। अध्यक्ष इनका कौन होता है दोस्तों, जो RSCERT का है ना, उसका जो निदेशक होगा वही इसका क्या कहलाएगा, अध्यक्ष कहलाएगा। क्लियर। चौथी के ऊपर चलते हैं दोस्तों, कि चौथी अगर बात करें अपन, चौथे नंबर पर जिला स्तर पर शैक्षिक तथा अकादमिक पक्षों से संबंधित निर्णय लेने के लिए, है ना, जिला स्तर पर आपके ऑफिशियल और आपके शैक्षिक निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया था दोस्तों, जिसका क्या नाम था, आपके जिला अकादमिक समूह। भाई किसका गठन किया गया था दोस्तों, आपके जिला अकादमिक समूह का क्या किया गया था दोस्तों, गठन किया गया था। भाई किसके लिए किया गया था दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक जिला अकादमिक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष प्रधानाचार्य होता है। प्रधानाचार्य किसका होना चाहिए, डाइट का होना चाहिए। सदस्य या सचिव जो बनेंगे वो समसा के IDPC, है ना, जो भी समसा का IDPC होता है वो इसका सदस्य बनेगा, और समसा से जुड़े हुए अन्य कर्मचारी को क्या बना दिए जाएंगे, इनके सदस्य बना दिए जाएंगे। टोटल इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। फिर ध्यान रखना है, बैठक प्रत्येक माह में इनकी एक बार हो जाएगी, और जिला स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण देने का जो सारा काम होता है, जिला स्तर पर SIQ से संबंधित जितना भी जुड़ा हुआ काम होता है वो कौन करती है दोस्तों, जिला अकादमिक समूह द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आपके आता है जिला स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए जिला कोर ग्रुप का निर्माण किया गया दोस्तों, जिसका काम क्या है दोस्तों, जिला स्तर पर कार्यक्रम को क्रियान्वित करना और उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना। वो तो अकादमिक और शिक्षण कार्य के लिए, ये मॉनिटरिंग करने के लिए ग्रुप बना गया, जिसका अध्यक्ष भी डाइट का प्रधानाचार्य होता है, और इसका सदस्य जो सचिव होता है वो कौन होता है दोस्तों, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समसा अवोई। और इसके में के अंदर भी टोटल कितने सदस्य होते हैं, आपके 6 सदस्य होते हैं, है ना। जिले में परियोजना के प्रत्येक गतिविधि का संचालन करना तथा उसका समर्थन करना तथा उसका नेतृत्व करना तथा उसके ऊपर नियंत्रण रखना इनका काम है, और महीने में एक बार इन लोगों की बैठक होनी अनिवार्य है। देखिए ये प्रत्येक ग्रुप अपनी रिपोर्ट अपने से बड़े वाले ग्रुप को सेंड करते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक समिति बनी थी जिसका नाम है ब्लॉक स्तर पर परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई थी दोस्तों, जिसका नाम था ब्लॉक कोर ग्रुप। 6ठे नंबर पर बनी थी, जिसका क्या नाम था दोस्तों, ब्लॉक कोर ग्रुप, या इसको वर्तमान में जो कहा जाता है वो कहा जाता है ब्लॉक निष्पादन समिति। भाई किस नाम से जाना जाता है, ब्लॉक निष्पादन समिति। इसका अध्यक्ष जो होता है दोस्तों कौन होता है, या तो उपखंड अधिकारी होगा या उपखंड अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई भी RS अधिकारी इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसका जो उपाध्यक्ष या सह अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। ये आपको याद रखना है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो होगा वो तो इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा, सॉरी सह अध्यक्ष होगा, और मेन अध्यक्ष होगा उपखंड अधिकारी, या उपखंड अधिकारी किसी भी RS अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। फिर आपको ध्यान रखना है सदस्य और सचिव कौन बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी या इसके लिए अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, इन दोनों में से जो भी चाहे इसका सदस्य या सचिव बन सकता है। ये इनके ऊपर निर्भर करता है कि किसको बनाया जाए, जो भी उपलब्ध हो उसको बनाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। अब मैंने यहां पे एक नोट डाल रखी है जिसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। नोट क्या है समझिएगा, 2018 के अंतर्गत मैंने अभी बताया था, 2018 के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला निष्पादन समिति का पुनर्गठन किया गया। पहले जो अपन ने पढ़ा था जिला स्तर पर काम करने के लिए जो कमेटी थी उसका पुनर्गठन किया है, वो कमेटी थी, उसी के स्थान पर एक नई कमेटी लेकर के आए, जिसका क्या नाम दिया दोस्तों इन्होंने, जिला निष्पादन समिति। इसका अध्यक्ष जो होता है वो जिला कलेक्टर होता है, और इसका जो सदस्य सचिव जो होता है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है। इसका सचिव कौन होगा दोस्तों, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होगा, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। जबकि पहले अपन ने पढ़ा था वहां पे डाइट के प्रधानाचार्य को हम लोगों ने बना रखा था, जिला अकादमिक समूह की प्रधानाचार्य किसको बना रखा था अपन ने, डाइट का बना रखा था। लेकिन जैसे ही 2018 के अंदर इसको संशोधित किया गया तो इसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, और इसका सचिव जो होता है वो कौन होता है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है। ये आपको कमेटियों के बारे में याद रखना है, ये आपकी कमेटियां हैं, समितियां हैं जो SIQE के अंतर्गत काम करती है। छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसके अंदर SIQ के अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 समितियां काम करती है, किस समिति का क्या क्या काम है वो भी आप जान लीजिए। 4 समितियां बताई थी, अब 4 काम करिए, बताइए ना, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, SIERT, स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, इन चारों का काम क्या है। कार्यक्रम का संचालन और शैक्षिक कार्य कौन करता है दोस्तों, तो ये 2 संस्थाओं को सौंप रखा है, कार्यक्रम का संचालन करने का काम और शैक्षिक कार्य जितना भी होता है। एक तो ये आपके प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, और एक है आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, है ना, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और आपके कौन सा हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। इन दोनों का काम है कार्यक्रम को संचालन करना और क्या करना, इनका शैक्षिक कार्य करना।
कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रशिक्षण की रूपरेखा कौन तैयार करता है दोस्तों? तो प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। प्रशिक्षण की ट्रेनिंग देनी है टीचरों की, इनका पूरा का पूरा प्रारूप कौन तैयार करता है? इसका प्रारूप तैयार करता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। फिर आपको ध्यान रखना है कार्यक्रम की मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाती है? कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाती है 3 संस्थाओं द्वारा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा और RSCERT। इनके द्वारा आपके इस संपूर्ण SIQE के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाती है। समस्त अकादमी से जुड़े हुए सारे के सारे काम कौन करता है दोस्तों? RSCERT करता है। अकादमी से जुड़े हुए, लिखन जुखन से जुड़े हुए जितने भी अकादमिक कार्य होते हैं वो सारे के सारे एकेडमिक कार्य कौन करता है दोस्तों? वो सारे के सारे एकेडमिक कार्य करने के लिए आपके RSCERT को नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो ये 4 संस्थाएं हैं और चारों का क्या क्या काम है वो मैंने आपको यहां पे बता दिया। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। SIQE के अंतर्गत एक चीज और शुरू की गई, स्कूल संदर्भ विद्यालय, जो मैं आपको अभी पहले ही कक्षा लेने से पहले आपको बता चुका था कि SIQE में एक प्रशिक्षण देने के लिए, कार्यशाला के लिए 4 से 6 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक क्लस्टर विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें 40 से 50 टीचरों को एक साथ में किसी विषय से जुड़ी हुई, कोई नवाचार से जुड़ी हुई ट्रेनिंग दे सके और कक्षा उन्नति कर सके, बच्चों को पढ़ाने के नवीन किस विषय को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए इसका प्रशिक्षण दे सके। तो एक वो जगह सुनिश्चित की गई जिसका नाम है स्कूल संदर्भ विद्यालय, जिसको क्लस्टर विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। यह समूह में आपको पहले चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि SIQE के तहत लैब विद्यालयों की स्थापना की गई थी। 2017-18 से प्रारंभ किया गया था दोस्तों। लैब विद्यालय क्या होता है? ये एक ऐसे विद्यालय होते हैं दोस्तों जहां पे नवाचारों को प्रयोग किए जा सके कि ये कैसे उपयोग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और प्रयोग करने के बाद दूसरे विद्यालयों में इसका उपयोग किया जा सके। पहली बार प्रयोग करना कि नवाचार का अप्लाइड करने, तो आप यूं कह सकते हो कि एक लैब है, प्रयोगशाला है जिसमें नवाचार का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे 2017-18 में यह तय किया गया कि डाइट जो है प्रति वर्ष अपने जिले के अंदर 6 विद्यालयों को लैब विद्यालय के रूप में विकसित करेगी, जिसमें से 3 विद्यालय उत्कृष्ट होंगे और 3 विद्यालय को आदर्श विद्यालय कहा जाएगा। इन 6 विद्यालयों को प्रति वर्ष डेवलप करना है। वर्ष डाइट द्वारा 6 लैब विद्यालय में विकसित किए जाएंगे, जिसमें 3 उत्कृष्ट होंगे और 3 कौन से हो जाएंगे? आपके आदर्श विद्यालय हो जाएंगे। ये 6 बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि SIQE के संबंधित क्या लिए गए दोस्तों? लैब का निर्माण किया गया था। यह था आपका एक छोटा सा टॉपिक जिसका क्या नाम था? SIQE। इसके अंदर आपको CCE और पढ़ना है, जो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन SIQE के बारे में आपको क्या जानना है दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, SIQE कक्षा 1 से 5 तक के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 2015-16 में इसका निर्माण किया गया था। 5वीं तक की प्राथमिक स्तर को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। 3 कार्यक्रमों को जोड़ करके इसका निर्माण किया गया था। 6 मुख्य रूप से इनमें समितियां काम करती है, 4 मुख्य रूप से संस्थाएं काम करती है। समितियां क्या काम करती है, संस्थाएं क्या काम करती है ना, शिक्षा संकुल क्या होते हैं, लैब विद्यालय क्या होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको संक्षिप्त में बता सकता था, बता दी आधे, क्योंकि मैं क्लास लंबी नहीं करना चाहता। स्मार्ट क्लास का मतलब है कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो। ये ऐसे ही क्यों थोड़ा सा बड़ा था तो बड़े हो गए। 4 क्लास या 5 क्लास के अंदर आपके अधिगम के नवाचार पूरे हो जाएंगे। 2-2.5 घंटे में ये, 2 घंटे में ये पूरे हो जाएंगे। 2 घंटे में आप पुरस्कार मान लो और 2 घंटे की आप SMCS, यानी कि 5-6 घंटे के अंदर मैं आपको शैक्षिक परिदृश्य पूरा पढ़ा दूंगा। ये शैक्षिक परिदृश्य आपको स्मार्ट क्लास के रूप में याद रखना है, जो परीक्षा तक आपको बार बार देखनी है, ताकि आप इन चीजों को भूलो नहीं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।